नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और देश का आम बजट जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, पेश हो चुका है। निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है और अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगी। वहीं अब पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़कर 1 लाख कर दी गई है और सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया है। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा, जहां इसी साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने में ऐसे में विशेष फोकस बिहार पर रहा। सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया। राज्य में आईआईटी का विस्तार होगा। मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही बड़े जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। उम्मीदों से भरा ये पूरा बजट रहा और इसके साथ ही जो मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी राहत रही वो टैक्स को लेकर ही रही कि अगर 12 लाख तक की सालाना इनकम है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही बिहार जो चुनावी राज्य है उसको लेकर भी जो तमाम चीजें हैं वो देखने को मिली, क्योंकि बिहार कहा भी जा रहा है कि विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में विशेष फोकस बिहार पर रहा है। पिछले बजट की अगर हम बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा जो फोकस है वो रोड एंड रेलवेज डिफेंस पर रहा था और इस बार टैक्स को लेकर बड़ी राहत मिडिल क्लास को दी गई है, मिडिल क्लास को मिली है और लगातार इसको लेकर कई सारी उम्मीदें आम जनता को थी। जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि सैलरी क्लास से लेकर सैलरी क्लास के जो लोग हैं उनसे लेकर आम जन तक, आम आदमी तक को इस बजट से काफी सारी उम्मीदें थी। फिर चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, युवाओं की जहां बात करें रोजगार सृजित करने के लिए बात कर ले, या फिर स्टॉक मार्केट की बात कीजिए, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट को लेकर बात कीजिए, तमाम चीजों का इम्पैक्ट, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी और अब इसका बजट का जो असर है, इसका जो प्रभाव है वो कैसा रहेगा। और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कैसा ये बजट रहा है, जितनी उम्मीदें आम जन को थी, आम जनता को थी, मिडिल क्लास को थी, उस पर कितना खरा उतरा है ये बजट। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हैं और इसी के साथ हमारे साथ अर्थशास्त्री आरएस गोयल जी हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मनोज जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। देखिए, बजट से काफी सारी उम्मीदें मिडिल क्लास को थी। जब हमने पहले भी चर्चा की थी तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि अपर क्लास के लिए बहुत कुछ आता है, लोअर क्लास के लिए बहुत कुछ आता है, लेकिन उम्मीदें मिडिल क्लास को जितनी रहती हैं उतना खरा नहीं उतरता है। पर इस बार टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है और कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को इससे सबसे ज्यादा बड़ी जो राहत है वो मिली है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी इस ओवरऑल बजट को लेकर, ये ओवरऑल बजट कितना ग्रोथ ओरिएंटेड है और क्या हेडलाइन आप इस बजट को देना चाहेंगे? मनोज जी। देखिए, मुझे लगता है सारा क्रेडिट तो फिलहाल इनकम टैक्स स्लैब ने ही ले लिया है। अभी थोड़ी देर पहले गोयल साहब भी हमसे जुड़े, उनसे बातचीत कर रहे थे कि कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है बजट में कि बिटवीन द लाइन हमको बाद में समझ में आती है, कई सारी चीज़ें टैक्स की उसमें जुड़ती नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से महिलाओं की चिंता की गई है, किसानों की चिंता की गई है, युवाओं की चिंता की गई है और हेल्थ के सेक्टर में कोई बड़ी स्कीम्स नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि उसमें हमने देखा है कि 75,000 जो नीट में नई सीटें जोड़ने का है, यानी कि नए मेडिकल कॉलेज देश में बनेंगे। 75,000 नए डॉक्टर्स हमको अगले 5 साल में मिलेंगे। पिछले 5 साल में हमने देखा 75,000 सीटें मेडिकल कॉलेज में बढ़ी हैं, क्योंकि जो हेल्थ की स्थिति है, मुझे लगता है इसका बजट और बढ़ाया जाना चाहिए था। क्योंकि इस बार पिछले साल तक हम देख रहे थे हमारी जो इकोनॉमी का टोटल बजट का 1.9% ही केवल हम हेल्थ सेक्टर में खर्च कर रहे हैं। उसको मुझे लगता है कि बढ़ाकर कम से कम 4% के आसपास तक किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार कई सारी स्कीम से चला रही है। खासतौर से अगर आयुष्मान की बात करें हम, लेकिन उसमें भी आ रहा है कई सारी घपलेबाजी हो रही है, लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा एक जो बड़ी बात है कि जो कैंसर के लिए दवाइयों की बात की गई कि 6 दवाइयों में छूट, जो टैक्स है उसमें कमी की गई है। लेकिन जो कैंसर का जो बड़ा खर्चा होता है वो कीमोथेरेपी है, अस्पताल की फीस, डॉक्टर की फीस है।
उसमें लगभग 75% खर्चा हो जाता है। दवाइयों का खर्च केवल 25% के आसपास रहता है। तो मुझे लगता है कि अगर दूसरी ओर खर्चे उसमें बढ़ा दिए जाते, कीमोथेरेपी को लेकर कुछ घोषणा हो सकती थी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 200 डे केयर सेंटर बनाने की बात की गई कैंसर की। जितने जिला हॉस्पिटल्स हैं उन सब में डे केयर सेंटर बनाया गया कैंसर के लिए। तो मुझे लगता है एक नई चीज़ है हेल्थ के सेक्टर में, ये एक बड़ा इनोवेशन हम इसको कह सकते हैं, जिसके परिणाम हमको आने वाले वक्त में दिखेंगे। क्योंकि अभी होता ही है कि कई बार कई सारी जो बीमा स्कीम्स हैं उसमें 24 घंटे आपको भर्ती रहने का क्लॉज रहता है, दूसरे कई सारे चीज़ें रहती हैं। डे केयर सेंटर उनको की अच्छा है कि जो भर्ती होने की जिनकी स्थिति नहीं है या जिनके साथ और कोई प्रॉब्लम्स है, जिनकी केयर करने वाला कोई नहीं, तो कम से कम दिन भर वहाँ रहकर अपना ट्रीटमेंट करा के शाम को अपने घर वापस लौट सकते हैं। तो इस बजट की एक बड़ी स्कीम है। दूसरा जो छोटे सेक्टर का ध्यान दिया गया है, खासतौर से डेयरी और फिशरीज़ का, कि 5-5 लाख के लोन की इसमें बात की गई है। क्योंकि डेयरी सेक्टर में हम देख रहे हैं कि एक बड़ी संभावना इस देश में है। अभी भी हम दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देशों में आते हैं, लेकिन कंजम्पशन हमारे यहाँ उतना नहीं है जितना दुनिया के बाकी देशों में। यही कारण हम देख रहे हैं कि बच्चों में, जो हमारे देश के बच्चे, उसमें कुपोषण की शिकायतें सबसे ज़्यादा मिलने हैं। कई ब्लॉक्स में कई सालों तक कुपोषण की बीमारियाँ चल रही हैं। तो इस सेक्टर को बढ़ावा देने से 2-3 चीज़ें होंगी कि जब आप डेयरी सेक्टर में करेंगे तो फिर आपको पशुपालन करना होगा। जब आप पशुपालन करेंगे तो कई सारे लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। और अभी जो दिक्कतें आ रही हैं, और दूसरा जो फिशरीज़ के बारे में बात हो रही है उसके सेक्टर में, क्योंकि हम देखते हैं अभी तक जो बड़ा फोकस है वो समुद्री उत्पादों पर हमारा टिका रहता है, लेकिन उसका फ़ायदा उन राज्यों को मिलता है जो समुद्र किनारे जिनका है। जैसे महाराष्ट्र की बात कर लें, गुजरात है, तमिलनाडु है, केरल है। और जो इनर साइड के जो स्टेट है जिनके पास अपना समुद्र तट नहीं है, अगर वहाँ पे फिशरीज को बढ़ावा देता है तो लोकल लेवल पर भी लोगों को रोजगार मिलेगा, मार्केट में प्रोडक्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कुछ ऐसी चीज़ें सरकार की ओर से की गई जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल मनोज, जिस तरह से देखिए आपने हेल्थ सेक्टर को लेकर बातचीत की, और हम पहले भी क्योंकि चर्चा कर रहे थे कि जैसे कि मैंने कहा कि पहले भी हमने देखा था कि डिफेंस को लेकर, रोड एंड रेलवेज को लेकर सबसे ज्यादा जो बजट है पिछली बार आया था। और इस पिछली बार भी हमने चर्चा की थी जब हेल्थ और एजुकेशन के लिए हम चाह रहे थे कि कुछ खास हो। इस बार हेल्थ को लेकर कुछ खास तो है, पर जैसे कि आपने कहा कि उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। हमारे साथ आर एस गोयल जी भी बने हुए हैं, मैं आपके पास देखिए उसमें ऐसा है ना कि जैसे आयुष्मान में 58 करोड़ लोगों को लाभ मिला, लेकिन अभी पिछली बार हमने देखा है कि 70 पार के जितने सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे वो टैक्स पेयर हो चाहे ना हो, उन सबको इसके दायरे में लाया गया है। तो मुझे लगता है एक बड़ी संख्या इसमें सरकार ने कवर करने का प्रयास किया है। इसीलिए क्योंकि हमने कहा कि जो उन्होंने मेडिकल सीट बढ़ाने की बात की है, जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, डॉक्टर्स नहीं होंगे, तो आप हेल्थ के सेक्टर में बहुत कुछ कर नहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ा पॉइंट है। आर एस गोयल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, इसके साथ ही हमारे साथ पॉलिटिकल मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। अजय सिंह यादव, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारे साथ सिद्धार्थ राजावत जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी आपका भी बहुत स्वागत है। आप दोनों के पास में आऊंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया गोयल जी की मैं लेना चाहूंगी। सर, सीधा आपके पास आते हुए, जैसे कि मनोज जी ने पहले ही कहा कि सबसे ज्यादा जो वाहवाही है वो टैक्स स्लैब ने ही लूटी है टैक्स को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी राहत जो है मिडिल क्लास को मिली है। हर बार हम कहते हैं कि मिडिल क्लास को क्या राहत मिलेगी, सस्ता महंगा पर चर्चा करते हैं, लेकिन इस बार बड़ी राहत। सर, ये जो 4 स्लैब्स हैं उसके बाद के 12 से 16 लाख में जो 15% की बात की जा रही है, 16 से 20 में 20%, 20 से 24 में 25%, और 24 लाख से ज्यादा अगर है तो 30%। इन चारों स्लैब्स में कितनी बचत आप होती हुई देख रहे हैं आम आदमी को? गोयल जी, आपका डिवाइस अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। यस, इनकम टैक्स के जो बेनिफिट है, सबसे ज्यादा अगर उसमें कोई इफेक्ट होता है, सबसे ज्यादा कोई परेशान होता है तो वो सैलरीड पर्सन होता है। क्योंकि बिजनेसमैन के पास तो तरीका होता है कि वो अपनी इनकम कितनी बताए, बता सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, पर जहां तक सवाल उठता है सैलरीड क्लास का, उनको फिक्स इनकम रहती है और वो सब कुछ पता रहता है कि इतनी इनकम है। तो उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है, बहुत ज्यादा टैक्स लगता था और खर्चे के लिए पैसा बहुत कम बचता था, है ना। अपर क्लास तो फिर भी मैनेज कर लेता है। लोअर क्लास की स्थिति है कि लोअर क्लास के पास तो बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे रही है, पर मिडिल क्लास ऐसा है कि जो दोनों पार्टों के बीच में फंस के परेशान होता था, उसका बेनिफिट दिया है। और ये जो बेनिफिट्स हैं वो 3 लाख से लेके 30,000 से लेके 1,10,000 तक के जाएंगे, और इसका लंबा फायदा जो है वो सैलरीड पर्सन को मिलेगा। और यही, जैसे कि पिछली बार भी बात हुई थी
कि ज्यादा पैसा बाजार में आएगा तो उससे कंजम्पशन बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बढ़ेंगी और ओवरऑल इसका इम्पैक्ट आता है। कोई भी इकोनॉमी में कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है तो उसका एक जगह इम्पैक्ट नहीं आता है, बहुत जगह आता है। जहां तक बात है बजट की, तो बजट में ऐसा है कि जितने हमारी चादर बड़ी होगी उतना ही पांव फैला सकते हैं। हम चाहें कि सबको बहुत ज्यादा चीजें दे दी जाए, वो संभव नहीं है। सरकार के लिए संभव नहीं है कि सबको नौकरी दे देवे। तो वही कहा है कि अभी स्वयं जो कुटीर उद्योग हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो अगर बढ़ेंगे, वो अगर खुद भी काम करेंगे और 4 लोगों को नौकरी भी देंगे तो फिर स्थितियां ठीक होने लगेंगी। और सारी चीजें मोदी सरकार का हमने ये देखा है कि सारी चीजें लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलते हैं। पॉलिटिकल कोई निर्णय नहीं होते हैं उसमें, या नहीं कोई दूसरे ऐसे निर्णय होते हैं जो शॉर्ट टर्म में अच्छे दिखे, लुक्रेटिव दिखे और बाद में उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आए। लेकिन गोयल जी, 2 चीज़ें इस बजट में मुझे लगता है कि हमको आपसे समझना चाहिए, क्योंकि आप जानकार इस चीज़ के, कि एफडीआई में 100% एफडीआई बीमा सेक्टर में, इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि कई सारी जो कंपनियां उनकी मोनोपाली है, जब चाहे वो अपने वो किस्तें बढ़ा देती हैं, जिसको मर्जी है उसको वो देते हैं बीमा। कई सारे जो हम देखते हैं कि जब बाद में क्लेम होते हैं तो उसमें कई सारी खामियां निकाल दी जाती है। तो ये कितनी बड़ी एक फैसला सरकार का 100% एफडीआई बीमा सेक्टर में? सर देखिए कि जितना भी इंश्योरेंस होता है वो री इंश्योरेंस कराना पड़ता है कंपनीज को, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं, कोई बड़े क्लेम आ जाए, मान लो कि कोई बीमारी फैल गई, कोई महामारी फैल गई और अरबों रुपए के अगर क्लेम आ जाते हैं तो वो इनको दूसरी कंपनीज में, आपने देखा बजाज अलायंस है तो अलायंस जो है फॉरेन की कंपनियां हैं, ऐसे ही टाटा HDFC इर्गो है तो इर्गो बाहर की कंपनियां हैं। तो इनको ये करने से जो अभी स्थितियां हैं, पहले सर 80 से 85% तक जो है वो क्लेम रेशियो मिलता था। आजकल 97, 98 सब में होड़ मच गई है कि कितने ज्यादा से ज्यादा हम इसको परसेंटेज लाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट देवें। तो हेल्थ पॉलिसी में जैसा कि आपने भी बताया कि ये जो आयुष्मान योजना है इसमें 70 के ऊपर लोगों को कवर करा, तो ये चीजें अगर बजट में आती है तो बहुत बड़ी दिखती। ये अगर निर्णय पहले ले लिया तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी बजट ही माना जाना चाहिए उसका, और बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, दूसरी बात, इसमें लोअर सेक्टर और अपर सेक्टर की कोई लिमिट नहीं है। करोड़पति आदमी भी 70 के ऊपर है तो आयुष्मान का बेनिफिट ले सकता है। एक बात जो इसमें दिख रही है वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में आना चाहिए थी कि इस पे जो जीएसटी लग रहा है 18% का, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और बहुत ज्यादा कॉस्ट जो है इंश्योरेंस की बढ़ रही है। एफडीआई के कारण ये मान के चलिए कि इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और जो बेनिफिट है अल्टीमेटली कंज्यूमर को मिलेगा। लेकिन उसमें दिक्कत ये है ना गोयल साहब की, बाहर तो सारे पॉलिटिकल पार्टियां या जो सरकारें हैं वो कहती हैं कि हमको तो इसको कम करना चाहिए, लेकिन जब वो काउंसिल की बैठक में सारे लोग जाते हैं तो एक मत हो जाते हैं कि इसको कम नहीं करना चाहिए। सर कुछ बातें लीक हो गई थी तो किसी कारण से उसको किया गया। एक बहुत बड़ी बात पे आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, कुछ आइटमों पे बहुत ऐतिहासिक निर्णय जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में लेने जा रहे थे, कहीं न कहीं वो बातें लीक हो गई हैं, उसके कारण से दिक्कत आई थी। बहुत सारी आइटमों के जो वैल्यू है उसके हिसाब से टैक्स का रेट डिसाइड करने की बात हुई थी कि अगर मान लो कि वो 5,000 से कम है तो उसका रेट 5%, 5 से ऊपर है तो 12%, है ना, या ऐसा करके 18%, 28%। तो वो अगर चीज आती है तो उसका बेनिफिट मिलेगा। आज तारीख में क्या होता है कि किसी आइटम पे अगर हमने रेट ऑफ टैक्स कम कर दिया तो उसका बेनिफिट बड़े व्यक्तियों को, अपर इनकम वालों को भी मिलता है, लोअर इनकम वालों को भी मिलता है। यहाँ इसी स्कीम से करने से ये मान के चलिए कि लोअर जो क्लास है उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अपर क्लास चूंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने में इनकम है ना। आज के टाइम में कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं और उनको भाव भी देखते भी नहीं, एक की जगह 4 आइटम का भी बिल अगर बना दिया जाए तो वो पेमेंट कर देंगे। और जहां तक लोअर क्लास की स्थिति है वो अगर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में आता है तो ये मान के चलिए कि ये निर्णय हो चुके हैं कि इस पे इंश्योरेंस सेक्टर पे रेट ऑफ जीएसटी कम किया जाए और वो निश्चित कम होगा। कुछ न कुछ कारण रहते हैं, क्योंकि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसमें हर चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलती हैं। और आप मानिए कि इससे अच्छा उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता है फेडरल स्ट्रक्चर का कि जीएसटी काउंसिल की 100 में से 99 मीटिंग्स में जो है वो सामूहिक निर्णय लिए गए, पूरी सहमति से निर्णय हुए। जी,
बिल्कुल गोयल जी, और इन तमाम चीजों का इम्पैक्ट भी पड़ेगा। हमारे साथ पॉलिटिकल मेहमान भी जुड़े हुए हैं, इसलिए इस बजट को पॉलिटिकल एंगल से भी एक बार देख लेते हैं। अजय जी, पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, अब चुनावी राज्य है बिहार और उस पर विशेष फोकस रहा है, काफी सारी चीजें इस बजट में बिहार के लिए रही हैं। लेकिन सर, जैसा बिहार में रोड एंड रेलवेज है, वैसे अन्य राज्यों को भी इसकी जरूरत है। देखिए, जिस तरह से आज केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, देश की आम जनता को सौगातों वाला बजट है। लंबे समय से जिस तरह की सौगातों की मांग हो रही थी, वो सरकार द्वारा उम्मीदों से आगे बढ़ के पूरा किया गया है। जहां आम मध्यम वर्गीय परिवार लगातार इनकम टैक्स स्लैब में राहत चाहते थे, सरकार द्वारा 12 लाख तक की इनकम टैक्स की छूट दे दी गई। और पुराने रिजीम में भी जो आयकर की रेंज है उसको बढ़ाया गया है। जो 3 लाख तक टैक्स विदाउट इनकम 0% था, उसको 4 लाख कर दिया है। जो 15 लाख के ऊपर 30% की दर आ जाती थी, अब 25 लाख के ऊपर होगी। तो इनकम टैक्स एक ऐसा स्लैब बन के आया है जिससे देश के सभी आयकरदाताओं को लाभ मिलेगा। तो ये जनता को बहुत बड़ी सौगात है। साथ ही सीनियर सिटीजन को जो 50,000 तक की छूट मिलती थी ब्याज के ऊपर, उसको भी 1 लाख कर दिया गया है। और अन्य वर्गों को भी लाभ दिया है। किसानों की भी क्रेडिट कार्ड की जो किसान क्रेडिट कार्ड थी, वो 3 लाख से सीमा बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। और साथ ही किसानों के लिए धन धान्य योजना भी सरकार लाने जा रही है। एआई जैसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश में रोजगार मिले, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने रखा है एआई शिक्षा के लिए, जिससे कि देश में रोजगार के नए रास्ते खुले। जिस तरह से सरकार द्वारा अपनी नीतियों को आगे बढ़ाया गया, कैंसर पीड़ितों का मामला अभी मनोज जी ने विस्तार से बता दिया, इसलिए मैं उस पर नहीं बोलूंगा। पिछले बजट में भी हमने स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में जिस तरह से सीनियर सिटीजन्स को लाभ दिया था, और अब 75,000 नई मेडिकल सीट्स बढ़ने जा रही हैं। तो ये लगातार बढ़ती हुई सौगातें हैं। रोजगार के मामले में सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक वर्ष देश में 80 लाख नए रोजगार सृजित हो और 6.8 जीडीपी हो, जो कि दुनिया के किसी भी देश की जीडीपी नहीं है। तो आज जहां ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश 2-3% जीडीपी पे चल रहे हैं, चाइना की भी 2.5-3% जीडीपी है। तो ऐसे में अगर भारत 8.5% से ज्यादा जीडीपी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो ये बताता है कि विकसित भारत की अवधारणा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा बजट सबका साथ सबका विकास की जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, उसके तहत लाया गया है। देश उन्नत तरक्की भी कर रहा है और साथ ही सभी वर्गों को इस बजट में लाभ भी मिल रहा है। बिल्कुल अजय जी, देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की जो टैगलाइन बीजेपी लेकर चलती है और उसी के आधार पर ये जो बजट बनाया गया है, लेकिन सिर्फ इनकम टैक्स से ही मिडिल क्लास को राहत नहीं मिलेगी, उसके लिए कुछ और चीजों पर भी फोकस करना होगा। मैं वापस लौटती हूँ आपके पास, सिद्धार्थ जी का रुख करूंगी। सिद्धार्थ जी, आपका इस पर एक रिएक्शन चाहूंगी मैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप, और एक प्रवक्ता होने के नाते भी विपक्षी पार्टी के, क्या आपको इस बजट में खास लग रहा है? और देखिए, इस बात की तारीफ तो करनी पड़ेगी कि मिडिल क्लास जिस चीज की मांग करती थी, इस बार इस बजट से टैक्स को देखें अगर हम, तो राहत तो मिल गई है मिडिल क्लास को। ऋषिका जी, मैंने मनोज वर्मा सर को भी सुना, मैंने अर्थशास्त्री जी को भी सुना और प्रवक्ता अजय यादव जी को भी सुना। मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि अजय यादव जी को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए। विगत 4 वर्ष में ये खुद सीतारमण जी ने स्वीकार किया है कि 6.4 हमारी आर्थिक दर रह गई है, जो हमारी जीडीपी है। तो और विगत 4 साल में सबसे कम जीडीपी 6.4 अभी है, जिसको हमको इम्प्रूव करने का बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। ये खुद सीतारमण जी ने अपने पहले टैक्स को लेकर तो एक रिएक्शन दे दीजिए आप। मैं वही दे रहा हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अमीर वर्ग करीब 15 करोड़ लोग हैं और मध्यम वर्ग करीब 50 करोड़ हैं और निम्न वर्ग के लोग करीब 80 करोड़ हैं। ऐसे 145 करोड़ लोग हैं, जिसमें 11 लाख करोड़ रुपए 64% गरीब लोगों से टैक्स लिया जाता है। पर 64% लोगों के लिए क्या राहत दी गई है, आप ये बताइए। एक हाथ से आपने निमाला दिया, दूसरे हाथ से छीन लिया। आपने जीएसटी कम की क्या? आपने पेट्रोल डीजल के ऊपर बात की क्या? जो सबसे ज्यादा इस देश में, अगर कोई भी आप देखें, यातायात देखें, ट्रांसपोर्ट देखें, या जो भी एक आम निम्न वर्ग का एक कर्मचारी है, जिसपे आज की डेट में सबसे ज्यादा भार है, तो पेट्रोल डीजल पे है, उसको ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। और मैं आपको बता दूं कि 10,000 करोड़ रुपया आपने राइट ऑफ कर दिया, जो लोन दिया गया था, वो उसका भी भार किस पे जाएगा? वो भी गरीब वर्ग पे कहीं ना कहीं जाएगा। मिडिल क्लास 33% है, 64% जो है वो टैक्स पेयर्स हैं और 1% मात्र हैं
जो इनकम टैक्स दे रहे हैं टोटल मिला के, अगर इस हिंदुस्तान का अगर आप पूरा डाटा उठा के देखें, मेरे पास पूरा डाटा है, तो मात्र 35% लोग टैक्स दे रहे हैं। जो 35% लोग टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स से, और जो बाकी के लोगों पे जीएसटी लगी है, इसके लिए क्या प्रावधान निकाला है। चलिए, मैं स्वागत करता हूं कि आपने 75,000 डॉक्टरों की भर्ती के लिए बात करी है, और भी कई विषयों पे काम किया है। आपने 3 लाख से जो किसान क्रेडिट कार्ड था वो 7 लाख कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। पर कहीं ना कहीं जो किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए था इस बजट में, उस पर भी करना चाहिए था, जो किसान इतने दिनों से मांग कर रहे थे। और जो युवा बेरोजगार लोग हैं उनके लिए आप नौकरी बोल रहे हैं, आईटी से आप जो एआई से आप नौकरी देंगे, तो एआई से नौकरी आप कितने लोगों को दे देंगे? कितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं? और अब जिस प्रकार से उन्होंने बात की है कि 5 लाख रुपए डेयरी के लिए देंगे, अभी मैं मनोज वर्मा जी को सुन रहा था, डेयरी और छोटे उत्पादनों के लिए देंगे, मत्स्य विभाग के लिए उसके लिए देंगे, मत्स्य पालन के लिए देंगे, पर इसमें कितने लोग सक्षम हैं? और क्या ये कथनियों करनी में फर्क तो नहीं है? आपने पिछला बजट भी देखा था, अभी बिहार की चर्चा चल रही थी, मैंने सुना कि बिहार अभी चुनाव है तो दिल्ली और बिहार के लिए विशेष पैकेज दिया है। आपको याद होगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बिहार गए थे चुनाव से पूर्व, कितना पैसा दूं, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़ के 75,000 करोड़? क्या वो 75,000 करोड़ रुपया वहां पे सैंक्शन हुआ, या वो कागजी कार्रवाई बन के रह गया? या बजट के बाद, चुनाव के बाद ये सारी चीजें एक शगुफा रह जाएंगी? मैं ये पूछना चाहता हूं। ठीक है, और मेरे पास और भी कुछ डाटा है, करीब अभी उठा के देखेंगे। ठीक है सिद्धार्थ जी, छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेंगे क्योंकि समय की सीमा भी होती है। मनोज जी, लेकिन जिस तरह से सिद्धार्थ जी ने अभी इस बात का भी जिक्र किया कि विशेष पैकेज चुनावी राज्यों को, और हम भी इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बिहार पर फोकस तो रहा है। जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो उन्हें साड़ी गिफ्ट की गई थी, मधुबनी साड़ी, वो पहनकर आई, और उसके बाद बिहार के लिए उन्होंने जो सौगातों का पिटारा खोला है सर। और इसी के साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि को लेकर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। कृषि और ग्रामीण विकास को लेकर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्योंकि विपक्ष की तरफ से बार बार सवाल भी उठाए गए एमएसपी को लेकर, कानून को लेकर, और अब तो क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है उसे भी बढ़ाने की बात की गई थी सरकार की ओर से। देखिए, सिद्धार्थ जी ने बताया किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी गई है। हमने जो बात की है कि फिशरीज की बात है, डेयरी की प्रोडक्ट की उसमें है। और जो सबसे बड़ी बात है कि अभी हम जो हमारी देश में जो हम तिलहन और दलहन वो बड़ी संख्या में आयात कर हमको करना पड़ता है। खासतौर से पाम ऑयल की हम बात करें, दूसरे विदेशों पर हम निर्भर हैं खाद्य तेलों के लिए। हमारा एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, और जिस प्रकार से रुपए की कीमत गिरती जा रही है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि अभी पहले खाने का तेल 200 रुपये किलो पार हो गया था, फिर एक वक्त ऐसा आया था दीपावली के पहले तक कि वो 100 रुपये 105 रुपये के आसपास आ गया था, और वो 140 तक पहुँच गया है। तो 6 साल के अंदर दलहन और तिलहन दोनों क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की बात की गई है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने ये किया है तो इसके लिए सरकार स्पेशल पैकेज देगी। वो पैकेज किस रूप में आता है, किन किन को फ़ायदा मिलता है? मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार को, कांग्रेस बीजेपी सबको इसमें चिंता करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि मध्य प्रदेश में तिलहन भी बड़ी संख्या में हम देखते हैं सरसों की खेती होती है। खासतौर से राजावत जी जिस इलाके से आते हैं उसके आसपास जो बड़ी संख्या में सरसों का उत्पादन होता है। और दलहन की जहाँ तक बात है कि हम जहाँ बैठे हैं इसके आसपास होशंगाबाद की बात कर लें, हरदा की बात कर लें, तो मूंग है, तुअर की दाल है, इसका बड़ी संख्या में उत्पादन होता है। लेकिन चूंकि 6-6 महीने में इसकी फसलें आती हैं तो किसान इसको ज़्यादा उगाने में दिलचस्पी लेते नहीं हैं। तो उसके लिए स्पेशल प्रोत्साहन की ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से किया, लेकिन राज्य सरकारों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बढ़ें। क्योंकि अगर इसमें हमारी बड़ी संख्या में हमारी जो विदेशी पूंजी उसमें बचेगी और देश के लोगों को अच्छा पैसा मिलेगा। क्योंकि जो कैश क्रॉप मानी जाती सरसों की अगर हम बात कर लें, उसमें ऐसा नहीं है कि बाकी समय जैसा कि किसानों को लाइन लगाना पड़ रही है फिर पैसा आएगा। वो तो ऐसी उपज है कि किसान जहाँ खड़ा हो जाएगा वहाँ से वो बिक जाती है। तो मुझे लगता है सरकार को इस सेक्टर में ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ तक एग्रीकल्चर से जुड़ी बात है कि यूरिया कारखाने की बात की गई है, हालांकि वो आसाम में लगाने की बात की गई है, लेकिन जो यूरिया की स्थिति है देश में, हालांकि अब तो वो स्थितियाँ बनी नहीं है, लेकिन एक दोष हमने देखा है कि थानों से अंदर से यूरिया बढ़ती थी। इसी प्रदेश में हमने देखा देश में लाइनें लगती थी था। अभी इस बार भी ये स्थिति आई क्योंकि कहा गया यूक्रेन युद्ध के कारण ये स्थिति बनी है। हालांकि मंत्री का जवाब कुछ और था, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब सरकार ने नैनो यूरिया लॉन्च किया तो उसकी आपको ज़्यादा पब्लिसिटी करना चाहिए। और जो पिछली बार जो यूरिया सरकार बांट रही थी उस पर नीम कोट किया गया ताकि उसका कमर्शियल यूज ना हो, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि जो कालाबाजारी वो कम हुई है। लेकिन फिर भी सरकार उसमें बड़ी संख्या में सब्सिडी दे रही है। अगर देश के अंदर उसके कारखाने बढ़ते हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है, तो सरकार पे भी खर्च कम आएगा, किसानों को यूरिया समय पे मिलेगी। कई बार होता है क्योंकि हम देखा कि खेती किसानी एक तरह से जुआ है
कि कभी पानी की कमी आ गई, कभी ओलावृष्टि हो गई, कभी अतिवृष्टि हो गई, कभी सूखा पड़ गया, कभी टिड्डियों की मार गए, कभी इल्लियों की मार गए, कभी आपकी नकली बीज मिल गया, कभी आपको नकली कीटनाशक मिल गया। इन सारी चुनौतियों से किसान जूझता है। और अगर किसी समय अच्छा हो जाता है तो पता चलता है उसको यूरिया टाइम पे नहीं मिला, खाद टाइम पे नहीं मिला। तो मुझे लगता है इस सेक्टर में सरकार को और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल मनोज जी, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर जिस तरह से आपने बातें बताई हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि बार बार हमने देखा है कि इस पर चर्चा भी होती है। गोयल जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, एक और महत्वपूर्ण सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर, उसको लेकर भी आप जानकारी दीजिए ना कि एजुकेशन को लेकर क्या कुछ नए बदलाव किए गए हैं, दर्शकों को वो भी जानने की जरूरत है। इसी के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की जब बात की जाती है और स्टॉक मार्केट को लेकर, शेयर मार्केट को लेकर, इन सब चीजों में क्या पॉसिबिलिटीज है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है बजट को लेकर? सर, आपका डिवाइस अनम्यूट कीजिए। मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ। यहाँ आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं, है ना। देखिए, और पूरे हिंदुस्तान में आईआईटी और आईआईएम लगातार बढ़ रहे हैं और अभी भी आईआईटी और आईआईएम के लिए बहुत सारा कार्य किया जा रहा है। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग एम्प्लॉयमेंट ये भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये है, देखिए, फेज वाइज करना होता है। कोई चीज को बजट में अगर आपने दे दिया और उसको आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो वो लोक लुभावन घोषणाएं जो है वो नहीं की गई है बजट में। एलोकेशन जो है वो प्रॉपर होता है और उसके हिसाब से फेज वाइज मैनर में ही आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल गोयल जी, आप एक रिएक्शन अजय जी मैं आपका लेना चाहूंगी इस पर। मनोज जी ने जिस तरह से बात की थी एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर गिनाए हैं, उस पर जल्दी से आपका छोटा सा एक रिएक्शन दे दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार प्रदेश के और देश के किसानों के साथ खड़ी है। अभी पिछले दिनों सरकार द्वारा डीएपी पे जो सब्सिडी है उसको लगातार जारी रखने के प्रावधान जारी किए थे और मध्य प्रदेश में तो दलहन के मामले में सोयाबीन की सरकारी खरीदी 30 साल बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, जिससे कि मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ मिले। लगातार सरकार की योजनाएं, चाहे 0% ब्याज की योजना हो, चाहे किसान कल्याण की राशि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के माध्यम से मिल रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो लगातार किसानों के साथ खड़ी है और किसानों को मिलने वाली रियायतों को हम बढ़ा रहे हैं। हम तो भावांतर योजना भी लेके आए थे, कमलनाथ जी की सरकार ने बंद कर दी थी और भविष्य में अन्य भी जो सुझाव है उन पर भी काम करेंगे। चुनौतियां किसानों के सामने आती हैं उसके बारे में मनोज जी ने सवाल पूछा था, उस पर आप जल्दी से एक प्रतिक्रिया दीजिए क्योंकि समय की सीमा है। देखिए, उसी के लिए सरकार भावांतर जैसी योजना लाई थी और सरकारी खरीदी सभी तरह की दलहनों में प्रारंभ करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। भविष्य में भावांतर का लाभ भी किसानों को मुझे पूरी लग तरह रहा है आपकी बात का जवाब सिद्धार्थ जी भी देना चाह रहे हैं। अजय जी, जी सिद्धार्थ भाई। देखिए मनोज जी, एक तरफ कहीं ना कहीं ये छलावा है जनता के साथ में। एक तरफ टैक्स में रिलैक्सेशन है और दूसरी तरफ जीएसटी और उस पर जोर देके कहीं ना कहीं जेब में देके और जेब से निकालने का कार्यक्रम, एक जो मदारी टाइप का काम होता है ना, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी ये किसानों की बात कर रहे थे, माननीय कमलनाथ जी की बात कर रहे थे कि उनके समय पे है ना भावांतर योजना बंद कर दी गई। अरे हम तो सर्वप्रथम पहला देश का राज्य था 28 राज्यों में 9 यूनियन टेरिटरी में जब माननीय कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ किया था और आपने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। मैं तो ये चाहता हूं कि इसमें कम से कम आप रोजगार पे बात करते, बेरोजगारी पे बात करते, भ्रष्टाचार पे बात करते, इस बजट के अंदर प्रावधान लेके आते और खास करके किसानों की हित की बात करते। कहीं भी कोई भी ऐसा चीज नहीं है ठोस जिसपे कहीं ना कहीं जाके विपक्ष है ना आपकी तारीफ करे और है ना अपने डेस्क को थपथपाए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तारीफ करेगा, दूसरे हाथ से छीन रही है। ठीक है सिद्धार्थ जी, लेकिन कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं, कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जिस पर आपको भी उस फैसले का स्वागत करना होगा, कहीं ना कहीं तारीफ तो विपक्ष को भी करनी होगी। फिलहाल आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये अब देश का आम बजट जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, ये आज पेश कर दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है, जो मिडिल क्लास के लिए भी एक बड़ी राहत है। इसके साथ तमाम सेक्टर्स पर इस बजट में फोकस रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए अनाज टीवी के साथ। नमस्कार।